उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? यहाँ की जो सवर्णवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, उनकी सोच क्या है इस पर। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति में लाना चाहता हूं, और वो लगभग 15 मिनट तक इस देश के युवाओं से जो लाल किले पे थे उनसे उन्होंने मिलने का काम किया। हमें ये समझना होगा कि क्या वास्तव में हम लोगों को आज़ादी मिली, या उस आज़ादी में परम पूज्य बाबा साहब का क्या योगदान था। आज हमारे साथी जो खुशियां मना रहे हैं, पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये आज़ादी हमारे क्रांतिकारी वीरों ने दिलाई, तो दिलाई, उन्होंने अपने को शहीद किया, कुर्बानी दी, लेकिन इस देश की जो 85% आबादी, जिसे शोषित, पीड़ित, वंचित समाज कहा जाता था, जिसके लिए यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के तहत कोई भी अधिकार नहीं था, और ये 85% समाज पशुओं की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर था। ये तो धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब कि उन्होंने हम आप लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यदि परम पूज्य बाबा साहब हम आप लोगों की आज़ादी के लिए लड़ नहीं रहे होते, तो आज हमारी हालत, जो हमारा यहाँ बहुजन समाज है, जिसे SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, वो इस खुशहाल जिंदगी में नहीं होता साथियों। परम पूज्य बाबा साहब 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ 1916 में कास्ट इन इंडिया, यानी उन्होंने जातिवाद पर पुस्तक लिखी। उसके बाद अंग्रेजों को कन्वेंस किया कि मेरे देश में जाति के आधार पर एक वर्ग का कैसे शोषण हो रहा है, और अंग्रेजों ने उनकी बात मानी, और 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसमें क्योंकि 85 देश अंग्रेजों के अधीन 85 देश थे, उन्होंने कुछ देशों को ये कहा कि हम इनको आज़ाद करते हैं। तो उस समय कहा जाता है कि बाबा साहब ने या ये मने कर दिया था कि अभी भारत को आज़ाद मत करिए। उसके पीछे सिर्फ तर्क ये था कि यदि उस समय हमारा देश आज़ाद होता तो यहाँ इस तरह की सामाजिक व्यवस्था, कुप्रथाएं, धार्मिक रूप में वर्ण व्यवस्था के आधार पर इतनी हावी थी कि सिर्फ उस समय 15% लोगों को आज़ादी मिलती, 85% हमारी जो जनता है वो उसी मनुवादी व्यवस्था की शिकार होती। इसलिए उसके बाद में संघर्ष चलता रहा, और 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, उसमें भी परम पूज्य बाबा साहब का योगदान रहा। तब इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, जिनको हम शूद्र समाज कहते हैं, उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, यानी उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार, और राइट टू लाइफ का मतलब होता है हर तरह का पानी पीने का अधिकार, खाने का अधिकार, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार। ये 1919 जो इंडिया एक्ट फर्स्ट है हमारा, उससे बाबा साहब ने दिलाने का काम किया, और उसी के आधार पे फिर 1923 में परम पूज्य बाबा साहब यहाँ बॉम्बे के जो है वो मेंबर ऑफ काउंसिलर बने जो है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि धीरे धीरे ये स्टेप चला, और उसके बाद 1930, 31, 32 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ साथियों, तो उसमें हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे समाज के हकों की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद ही फिर संविधान बनाने की जो बात हुई 1940 में, उसके अंग्रेजों की ही ये देन थी कि परम पूज्य बाबा साहब को ड्राफ्टिंग चेयरमैन कमेटी का अध्यक्ष, यानी संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। और जब परम पूज्य बाबा साहब को हमें मौका मिला
आप लोगों को अधिकार दिलाने का, तो ये आज हमारे जीवन में जो खुशहाली दिखती है ये परम पूज्य बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की बदौलत है। नहीं, हमारी जो स्थिति थी वो गुलामी की थी। तो मैं बाबा साहब के लिए एक लाइन बोलते हुए मैं 1-2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। तो आज हमें बाबा साहब को याद करने का दिन है। यहाँ पर मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने हमारे लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच याद करें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति में लाना चाहता हूं, और वो लगभग 15 मिनट तक इस देश के युवाओं से जो लाल किले पे थे उनसे उन्होंने मिलने का काम किया। मैं इसको अच्छी पहल मानता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं अपने बहुजन समाज के या अपने सभी पढ़े लिखे साथियों से ये कहता हूं कि हम अपने बच्चों को राजनीति सिखाएं, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को पहले बताएं। उन्हें राजनीति में तो जाना चाहिए, लेकिन पिछलग्गू बन के नहीं, जैसे आज अन्य दलों में हमारे सांसद MP वगैरह हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो जंतर मंतर पर एक भी हमारा MP नहीं आता है। तो ऐसे पिछलग्गू या ऐसे गुलाम प्रवृत्ति के हमारे यूथ तैयार ना हो जाएं, उनके बहकावे में ना आ जाए। ये हमें अपने समाज को आगे दिशा देने की जरूरत है कि जो हमारा यूथ है, हमारी बहन बेटी जो राजनीति में आना चाहती हैं, सबसे पहले हम उसे सामाजिक रूप से और परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी, मान्यवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उससे पहले उसको कैडर बेस पे हम अपने युवाओं को तैयार करें और फिर उनको तैयार करके भेजें कि अब आप राजनीति करिए। वो जहां भी हमारा यूथ होगा, चाहे वो MP MLA बन के आएगा, वो समाज हित की बात करेगा। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है, हमें हर गतिविधि पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं लास्ट में अपनी बात समाप्त करते हुए यही निवेदन करूंगा कि हमें बाबा साहब को मानना चाहिए। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम साहब, ये जितने भी महान पुरुष हुए, इन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है और हमें एक रास्ता दिया है। मैं उन बुद्धिजीवी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, होता क्या है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब का नाम या हमारे देश के संविधान का नाम जरा सा भी कोई पार्टी या कोई व्यक्ति ले लेता है, हमारा समाज उसके पीछे अंधा होकर चल देता है। इस चीज़ से भी सावधान होने की ज़रूरत है। जब आज हमारे आरक्षण की बात आई या हमारे प्रतिमा, जो विशाल प्रतिमा लगी थी पार्लियामेंट के आगे, उसको हटाने का काम किया, उसमें हमारी कौन सी पार्टियों ने, जिनके लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने 2024 में वोट दिया, कौन सी पार्टी वहाँ पार्लियामेंट में प्रतिमा लगाने के लिए या आरक्षण बचाने के लिए आई? साथियों, तो ये हमें सोचना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, कौन सा संगठन हमारा हितैषी है, तभी हमारा भला होगा। इन सब बिंदुओं पे आप बात करें। और जो पार्लियामेंट से जो इस मूर्ति हटाई थी, वो विश्व धरोहर बनने जा रही थी। वो पार्लियामेंट विश्व की धरोहर थी, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब आज विश्व विभूति हैं, विश्व धरोहर हैं और विश्व की वो मानी जानी हस्ती हैं। इसलिए आने वाले समय में ये विश्व धरोहर न बने, परम पूज्य बाबा साहब अजर अमर ना हो, इसलिए सोची साजी रणनीति के तहत उस प्रतिमा को हटाया गया। और वहाँ सबसे बड़ा एक संदेश था हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को। जब बाबा साहब की उंगली को देखते थे हम, आप लोग, हमारे बच्चे तो कहते थे कि पार्लियामेंट का बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। यानी बाबा साहब शासन सत्ता की तरफ ले जाना चाहते थे। हमारे देश के युवाओं में ये संदेश न जाए, बाबा साहब की प्रेरणा न जाए, इसलिए सोची साजी रणनीति के तहत पे प्रतिमा को हटाया गया है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि हम सोच समझ के अम्बेडकरवादी हैं, हम परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं। हम सही को सत्य पहचाने, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जय